नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की कहानी है एक लड़की सोनम की। सोनम एक मासूम और भोली भाली लड़की, जिसे जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही प्यार और विश्वास की मिठास का अनुभव हुआ। उसने एक लड़के से सच्चा प्यार किया और उसके साथ शादी का फैसला किया। वह सोचती थी कि अब उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन जिंदगी अक्सर हमारी सोच से बहुत अलग होती है। जो हकीकत सोनम के सामने आई वह उसकी उम्मीदों और सपनों से बिल्कुल अलग थी। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी इंसान अपने दिल की सुनकर भी गलत रास्ते पर चला जाता है। तो चलिए साथियों, अब हम शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। सोनम खूबसूरत, सौम्य और सादगी से भरपूर लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मासूमियत की चमक थी और चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान तैरती रहती। अभी अभी उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। नए माहौल की हलचल और उत्साह के बीच भी वह अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही थी। घर का माहौल भी उसकी पढ़ाई को और आसान बना देता था। पिता रोशन लाल जी, जो अपने ऑफिस में रिटायरमेंट के आखिरी साल गिन रहे थे, हमेशा चाहते थे कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। मां एक साधारण गृहिणी थी, पर सोच आधुनिक और बेहद समझदार थी। भाई आलोक इंजीनियर था और अपनी पत्नी शालिनी, जो स्कूल में टीचर थी, के साथ माता पिता का पूरा साथ निभा रहा था। पूरा परिवार पढ़ा लिखा और खुले विचारों वाला था। घर में कभी भी किसी पर रोक टोक नहीं लगाई जाती थी, ना बहू शालिनी पर, ना बेटी सोनम पर। सबका मानना था कि बेटी हो या बहू, दोनों को अपने सपनों और फैसलों की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। यही वजह थी कि सोनम बेफिक्री के साथ अपने सपनों को पूरा करने में लगी थी। उसके लिए यह घर केवल 4 दीवारों का मकान नहीं था, बल्कि एक ऐसा आंगन था जहां से हर सपने को उड़ान मिल सकती थी। सोनम की जिंदगी जैसे एक निश्चित धर्रे पर चल रही थी। किताबों का संसार, क्लासेस, लाइब्रेरी ही उसका दिन रात था। घर वालों का भी यही सपना था कि बेटी अच्छे से पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। रात को अक्सर डिनर के बाद जब सब ड्राइंग रूम में बैठते तो बातों का सिलसिला शुरू हो जाता। देखो भाई, हमारी सोनम बस पढ़ाई में मन लगाए, अच्छी सी नौकरी करे। शादी की जल्दी हमें नहीं है। लड़की जब अपने पैरों पर खड़ी होती है तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ता है। मां मुस्कुराकर बोली, हाँ जी, और वैसे भी हमारी बिटिया अभी कॉलेज में ही तो है। पढ़ाई खत्म हो जाए, नौकरी लग जाए, फिर आराम से रिश्ते देखेंगे। आलोक ने मजाक के अंदाज में कहा, वैसे पापा आपकी बात सही है, लेकिन हमारी बहन का जितना टैलेंट है ना, लोग तो लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे शादी के लिए। सब हंस पड़े। यूनिवर्सिटी का कैंपस हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। क्लासेस के बीच भाग दौड़, दोस्तों की हंसी ठिठोली और लाइब्रेरी की खामोशी, इन्हीं सब के बीच कभी कभी सोनम की नजर आदित्य पर भी पड़ जाती थी। आदित्य, जो अब अपनी डिग्री पूरी कर चुका था, यूनिवर्सिटी में एक जाना पहचाना नाम था। पढ़ाई में अच्छा, खेलों में भी आगे, और सबसे बढ़कर उसका स्वभाव बेहद मिलनसार था। सोनम से उसकी हल्की फुल्की पहचान हो गई थी। धीरे धीरे वह पहचान एक अजीब सा खिंचाव बनने लगी। एक दिन कैंटीन के बाहर आदित्य ने हिम्मत जुटाई, सोनम, मैं कुछ कहना चाहता हूं तुझसे। सोनम किताबें थामे खड़ी थी। बोली, हां कहो। मुझे नहीं पता तू क्या सोचेगी, लेकिन मैं तुझे बहुत पसंद करता हूं, और यह पसंद अब सिर्फ पसंद नहीं रही, मैं तुझसे प्यार करने लगा हूं। सोनम ठिठक गई। उसके चेहरे पर एक पल को सन्नाटा छा गया। देखो आदित्य, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहां सिर्फ पढ़ाई करने आई हूं। मैंने अपनी कई सहेलियों को इन चक्करों में बर्बाद होते देखा है। मुझे ऐसे लफड़े बिल्कुल नहीं चाहिए। इतना कहकर वह बिना किसी ओर देखे आगे बढ़ गई। लेकिन आदित्य हार मानने वाला नहीं था। जितना वह उसे नजरअंदाज करती, उतना ही वह सोनम के और करीब आने की कोशिश करता। कभी क्लास के बाहर उसका इंतजार करता, कभी लाइब्रेरी में बिना वजह आकर किताबें उठाने लगता। कई बार उसने सिर्फ सोनम की एक झलक पाने के लिए घंटों कैंटीन में बैठे रहने की आदत डाल ली थी। सोनम झुंझलाती भी थी, तुम समझते क्यों नहीं? मैंने साफ कह दिया है ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन आदित्य का जवाब हमेशा एक सा होता, मुझे पता है तू गलत नहीं है,
पर मेरा दिल भी गलत नहीं है। तू चाहे जितना इग्नोर कर ले, मैं मानूंगा तभी जब तू खुद कहेगी कि मुझसे सचमुच नफरत करती है तू। धीरे धीरे सोनम का गुस्सा ढीला पड़ने लगा। उसे समझ आने लगा कि आदित्य का प्यार सिर्फ जज्बात नहीं है बल्कि सच्चाई है। वो हमेशा सोनम के साथ खड़ा रहता, कभी असाइनमेंट में मदद करता, कभी प्रोजेक्ट्स में, तो कभी बस दूर से ही उसका ख्याल रखता। और फिर एक दिन जब सोनम ने उसकी आंखों में झांका तो उसे महसूस हुआ यह लड़का सिर्फ कहने के लिए प्यार नहीं करता बल्कि सचमुच उसे दिल से चाहता है। उसने पहली बार धीमे स्वर में कहा, ठीक है आदित्य, अगर तू इतना ही चाहता है तो मैं भी हां कहती हूं। आदित्य की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसकी सारी मेहनत रंग ला गई हो। उस दिन से सोनम और आदित्य सिर्फ सहपाठी या जान पहचान वाले नहीं रहे, वे एक दूसरे के हमसफर बन चुके थे। धीरे धीरे सोनम और आदित्य की दोस्ती अब सबके बीच चर्चा का विषय बनने लगी। कॉलेज की सहेलियां तो हर वक्त उसी की बात करती, अरे सोनम, तेरे गालों की लालिमा देख, लगता है आज फिर आदित्य मिला था। सोनम संकोच में बोली, कुछ भी बोलती हो तुम लोग, पढ़ाई के अलावा भी कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? सब सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन सोनम के होंठों पर छिपी मुस्कान ने उनकी बात की पुष्टि कर दी। एक दिन घर पर भाभी शालिनी ने धीरे से सोनम को रसोई में रोक लिया। सुनो ना, यह आदित्य कौन है? सोनम एकदम घबरा गई। उसके हाथ से चम्मच गिरते गिरते बची। सोनम हकलाते हुए बोली, कौन आदित्य? मुझे क्या पता भाभी। शालिनी भाभी हंसते हुए बोली, अरे मेरी नजरों से क्या बचा है, तुम्हारी सहेलियां ही बता रही थी। और वैसे भी आजकल तुम्हारे चेहरे पर जो चमक है वो बिना वजह नहीं है। सोनम ने भाभी का हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोली, भाभी प्लीज, आप पापा मम्मी को मत बताइएगा, अभी मैं खुद कुछ कहना नहीं चाहती, बस मुझसे वादा कीजिए। शालिनी भाभी ने उसकी आंखों में झांकते हुए सिर हिला दिया। ठीक है, पर याद रखना, राज ज्यादा दिन छुपता नहीं है। भाभी ने राज तो छुपा लिया, लेकिन धीरे धीरे बातें बाहर आने लगी। एक दिन आलोक ने मजाक में ही कह दिया, बहन अब बता भी दे, तेरी लाइब्रेरी की किताबें क्या सच में इतनी दिलचस्प हैं या फिर कोई और वजह है तेरे बार बार कैंपस जाने की? सोनम शर्म से लाल हो गई और बिना कुछ बोले कमरे से निकल गई। अब तो आदित्य अक्सर घर पर भी आने लगा था। पहले तो सामान्य सी मुलाकातें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे वह सबको अपना सा लगने लगा। पिता रोशन लाल जी अक्सर ड्राइंग रूम में बैठकर उससे बात करने लगते। तो बेटा, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? तुम्हारे पिताजी का काम तो मैंने सुना है काफी बड़ा है। आदित्य आदर से बोला, शर्मा जी अंकल, पिताजी का आशीर्वाद है। मैं अब उनकी मदद करने लगा हूं ताकि उनका बोझ हल्का हो सके। मां भी अक्सर चाय के साथ बातें करती। तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है बेटा, पहली बार से ही लगा कि तुम परिवार में घुल मिल जाते हो। आलोक भी उसे छेड़ने लगा था। बहन, मानना पड़ेगा, तेरी पसंद अच्छी है, लड़का हैंडसम भी है, पढ़ा लिखा भी है और सबसे बढ़कर समझदार भी। सोनम सकपका जाती, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल खिल उठता। अब ना तो सोनम को आदित्य से मिलते वक्त डर लगता और ना ही घर वालों को कोई ऐतराज था। सोनम और आदित्य ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। दोनों की आंखों में भविष्य के सपने चमक रहे थे, जहां ना कोई डर था ना कोई झिझक, बस एक दूसरे का साथ था। वक्त की रफ्तार कितनी तेज होती है, यह सोनम को अब महसूस होने लगा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते करते 4 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब डिग्री उसके हाथ में थी, मगर नौकरी अभी शुरू नहीं हुई थी। इसी बीच आदित्य बार बार शादी की बातें छेड़ने लगा। देखो सोनम, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, अब तो बस हमारी शादी हो जानी चाहिए। सोनम संकोच में पर मुस्कुराकर कहती, इतनी भी जल्दी क्या है? पापा कहते हैं नौकरी लगने के बाद ही शादी करनी चाहिए। आदित्य गंभीर होकर बोला, हां मैं जानता हूं, पर शादी तो साल भर बाद करनी ही है। फिर क्यों ना अभी से सब पक्की कर लें बात, ताकि कोई अड़चन ना आए। सोनम ने आंखें झुका ली। दिल ही दिल में उसे भी कोई आपत्ति नहीं थी। आखिर अब तक दोनों ने सपनों की एक पूरी दुनिया बना ली थी। कुछ दिनों बाद आदित्य एक दिन अकेले ही सोनम के घर आ पहुंचा। ड्राइंग रूम में रोशन लाल जी अखबार पढ़ रहे थे।
मां टीवी पर सीरियल देख रही थीं और आलोक शालिनी भी वहीं बैठे थे। आदित्य संभलते हुए बोला, अंकल आंटी, मैं आज एक जरूरी बात करने आया हूं। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। रोशन लाल जी मुस्कुराते हुए बोले, कहो बेटा, इतनी गंभीरता क्यों? सब ठीक तो है ना? आदित्य धीरे धीरे बोला, जी, मैं और सोनम एक दूसरे को पसंद करते हैं और अब मैं चाहता हूं कि आप सबकी रजामंदी से हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, फिर मां के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हम तो पहले ही समझ चुके थे बेटा, और सच कहें तो हमें तुम में कोई कमी दिखती भी नहीं है। तुम बहुत अच्छे संस्कारों वाले लड़के हो। शालिनी भाभी ने सोनम की तरफ देखा जो अंदर से झांक रही थी। लो भाई, अब तो मामला पक्का हो गया। सोनम बिटिया अब हमारी नजरों से बच नहीं पाएगी। सोनम एकदम शर्मा गई और भागकर अपने कमरे में चली गई। उसके गाल गुलाब की तरह लाल हो गए थे। कुछ ही दिनों बाद आदित्य अपने माता पिता के साथ घर आया। जब उन्होंने सोनम का हाथ मांगा तो पूरा घर निहाल हो गया। आदित्य के पिता बोले, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। दोनों का रिश्ता अब आधिकारिक रूप से तय कर दिया जाए। रोशन लाल जी बोले, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हमें तो खुशी है कि सोनम को इतना अच्छा घर और साथी मिल रहा है। उस दिन घर में सचमुच त्योहार सा माहौल था। मिठाइयां बांटी गईं, हंसी ठिठोली हुई और उसी दिन परिवार की सहमति से सगाई की तारीख तय हो गई। सोनम के मन में नई नई हलचलें थीं। वह अपने कमरे में बैठी बार बार आईने में खुद को देखती और हर बार शर्मा जाती। सगाई की तारीख तय होते ही घर का माहौल बदल गया, जैसे पूरे घर में खुशियों की बरसात हो गई हो। हर कोई अपनी तरह से तैयारियों में जुट गया। मां और शालिनी भाभी सुबह से ही बाजार के चक्कर काटती। कभी कपड़े, कभी जेवर, तो कभी साड़ी के लिए दुकानों की लिस्ट बनती। उधर आदित्य की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह बार बार सोनम को फोन कर कहता, चलो ना सोनम, आज हमारे तुम्हारे लिए रिंग देखते हैं, और वैसे भी मुझे तो तुम्हें लेकर सब कुछ खुद चुनना है। सोनम संकोच से बोली, नहीं आदित्य, इतना खर्च मत करो, यह सब पापा करेंगे। लेकिन आदित्य जिद से बोला, अरे ये मेरी सगाई है, मेरी होने वाली दुल्हन की सगाई है, सब कुछ मैं ही करूंगा। हालांकि जब उसने रोशन लाल जी को यह बात बताई तो वे सख्त लहजे में बोले, नहीं बेटा, यह हमारा फर्ज है। अपनी बेटी की सगाई हम अपने तरीके से करेंगे, तुम निश्चिंत रहो, धूमधाम से होगी। आदित्य थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है अंकल, जैसा आप चाहें, लेकिन एक बात है, मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। और आखिरकार वह शुभ दिन आ ही गया। सुबह से ही घर में हलचल थी। रिश्तेदार, मेहमान, हंसी खुशी, मिठाइयों की खुशबू और रंग बिरंगे कपड़ों से पूरा घर जगमगा रहा था। सोनम जब सजी धजी बाहर आई तो सबकी नजरें उस पर ही टिक गईं। गहरे रंग की साड़ी, हल्का मेकअप और आंखों में शर्माहट। वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। आदित्य भी अपने सूट बूट में बेहद स्मार्ट लग रहा था। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई, तालियों और सीटियों से पूरा माहौल गूंज उठा। चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, वाह, सोनम की तो किस्मत खुल गई, कितना अच्छा लड़का मिला है, देखो कितना चाहने वाला है, जरूर खुश रखेगा। इन बातों को सुनकर सोनम के माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सचमुच हमारी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है। उस दिन सोनम पहली बार इतना निश्चिंत होकर हंसी थी। उसके चेहरे की रौनक देखते ही बनती थी। उसके होठों पर मुस्कान और आंखों में चमक जैसे एक नए जीवन की शुरुआत की गवाही दे रही थी। सगाई की बात मानो दोनों घरों में सिर्फ एक ही विषय रह गया था। शादी की तैयारी सुबह शाम, दर, ज्वेलर्स के चक्कर, कार्ड छपवाने और लिस्ट बनवाने का सिलसिला चलता रहा। सोनम जब भी कपड़े, साड़ियां या गहने पसंद करने जाती तो उसकी आदत थी कि तुरंत मोबाइल निकालकर वीडियो कॉल करती और आदित्य को दिखाती। देखो आदित्य, ये साड़ी कैसी लग रही है, लाल वाली ज्यादा अच्छी है या हरी वाली? आदित्य मुस्कुराकर कहता, दोनों अच्छी हैं, लेकिन लाल वाली में तो तुम बिल्कुल दुल्हन लगोगी। सोनम संकोच से फोन नीचे कर लेती और भाभी शालिनी हंसते हुए चुटकी लेती। लगता है अब इनकी खरीदारी बिना वीडियो कॉल के अधूरी है। उधर आदित्य भी अपनी मां द्वारा लाई गई चीजों की लिस्ट दिखाने में पीछे नहीं रहता।
ये देखो मम्मी, कितने सेट ज्वेलरी ले आई हैं, और ये कंगन, ये तो खास तुम्हारे लिए चुने गए हैं। सोनम की आंखें चमक उठी। इतनी सारी चीजें? आदित्य, सच कहूं तो कभी सोचा भी नहीं था। आदित्य हंसते हुए बोला, अरे पागल, ये तो बस शुरुआत है। असली तोहफे तो शादी के दिन मिलेंगे। यूं ही तैयारियों और नोकझोंक के बीच दिन निकलते गए और किसी को पता ही नहीं चला कि शादी का दिन सामने आ गया है। वह दिन जिसकी कल्पना सोनम ने न जाने कितनी बार करी थी। बारात जब घर के बाहर पहुंची तो ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। रिश्तेदार और पड़ोसी खिड़कियों से झांकते रह गए। सोनम दुल्हन के जोड़े में सजी तो मानो चांद धरती पर उतर आया हो। जब जयमाला और शादी की अन्य रस्में शुरू हुईं तो रिश्तेदारों की आंखें सचमुच फटी की फटी रह गईं। लड़के वालों ने जो जेवर चढ़ाए थे उनकी चमक ने सबको दंग कर दिया। सोने के सेट, हीरे जड़े कंगन, नाजुक डिजाइन की अंगूठियां, हर एक चीज इतनी बेशकीमती और सुंदर कि देखते ही सबकी नजरें ठहर गईं। रिश्तेदार धीरे धीरे एक दूसरे से बोले, वाह, देखो तो सही, कितने गहने लाए हैं दूल्हे वाले, किस्मत वाली है सोनम। सोनम की उम्र की लड़कियां तो सचमुच उसके गहनों और उसकी तकदीर पर रश्क करने लगी। एक सहेली हंसते हुए दूसरी से बोली, हमें तो लगता है अब पूरे शहर में सबसे नसीब वाली दुल्हन अगर कोई है तो वह सोनम ही है। घर वाले यह सब सुनकर निहाल हो गए। रोशन लाल जी की आंखों में गर्व और मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई। ढोल, बैंड, आतिशबाजी, रिश्तेदारों की हंसी और बच्चों की चहल पहल ने उस रात को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। सोनम और आदित्य अब सचमुच जीवन साथी बन चुके थे। आखिरकार वह घड़ी भी आ गई। सारी रीति रिवाज पूरे होने के बाद जब विदाई का समय आया तो सोनम के आंगन में सन्नाटा छा गया। माँ बाप, भाई बहन, सहेलियां, सबकी आंखें आंसुओं से भीग उठी। माँ सोनम को गले लगाकर बोली, बेटी, अब तू पराई हो गई, खुश रहना वहां, अपने ससुराल को अपना घर समझना, सास को माँ का दर्जा देना। सोनम भी फूट फूट कर रो पड़ी। उसके दिल में खुशी भी थी और एक अजीब सी घबराहट भी। आखिर वह पहली बार अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने जा रही थी। जब गाड़ी धीरे धीरे ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो वहां ढोलक की थाप और औरतों के गीत गूंज रहे थे। सास ने आरती उतारकर बहू का स्वागत किया। थाली में कुमकुम और अक्षत लिए वह दरवाजे पर खड़ी थी। आओ बहू, लक्ष्मी बनकर इस घर में कदम रखो। सोनम ने दहलीज पर पांव रखा और गृह प्रवेश की रस्म पूरी की। वैसे तो घर में सिर्फ सास, ससुर और आदित्य थे, लेकिन शादी के चलते घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। कहीं मामा जी का परिवार आता, कहीं बुआ जी का, कहीं चचेरी बहनें सोनम के पास बैठ जाती तो कभी भाभियां उसे नई नई रस्मों और परंपराओं के बारे में बताती। इन 10 दिनों में ही सोनम का मिलना जुलना सबसे हो गया। खानदान की सारी बेटियों और बहुओं से उसने नंबर एक्सचेंज कर ली। वह सबके साथ इतनी जल्दी घुल मिल गई कि कोई कह ही नहीं सकता था कि वह इस घर में नई नई आई है। 10 दिनों तक घर मेहमानों से गूंजता रहा, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने घरों को लौट गए। अब घर में बस सोनम, आदित्य और उसके सास ससुर रह गए थे। यहीं से उसकी नई गृहस्थी की असल शुरुआत हुई। सुबह का वक्त होता, आदित्य रोज की तरह पिता के साथ ऑफिस निकल जाता और घर में रह जाती सिर्फ वह, सोनम और उसकी सास। सास पलंग पर बैठी हुई चश्मा उतार कर बोली, अरे बहू, जरा चाय बना दे, तेरे हाथ की चाय का मजा ही अलग है। सोनम हंसते हुए बोली, अरे माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कोई बड़ी शेफ हूं। अभी तो मुझसे आपकी तरह रोटी भी गोल नहीं बनती। दोनों हंस पड़ी। धीरे धीरे ये हंसी मजाक रोज की आदत बन गई। सासू माँ और बहू का रिश्ता अब सिर्फ औपचारिकता तक नहीं रहा, बल्कि जैसे माँ बेटी का रिश्ता हो गया। घर की रसोई में काम करते करते कभी सास अपने पुराने किस्से सुनाती, कभी सोनम अपने कॉलेज की मस्ती बताती। सोनम का मन सच में बहुत खुश था। सोनम हंसते हुए बोली, माँ जी, अगर मेरी सहेलियां मुझे यहां देख लें तो मानेंगी ही नहीं कि मैं सास के साथ ऐसी मस्ती करती हूं। सासू मां भी बोली, और मैं अपनी सहेलियों को बताऊंगी कि मेरी बहू बेटी से भी प्यारी है। सोनम शर्मा जाती और उनके गले लग जाती। इसी बीच शादी के कुछ ही महीने बाद आदित्य उसे दुबई घुमाने ले गया।
सोनम तो मानो किसी सपनों की दुनिया में पहुंच गई। वहां से लौटकर वह हर किसी को फोन करके अपने टूर की बातें करती। सोनम फोन पर मम्मी से बोली, मां, आपने देखा होता कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और दुबई मॉल तो जैसे कोई दूसरा ही संसार। माँ जी और पिताजी ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे बिल्कुल भी अकेलापन नहीं लगता यहां। फोन की दूसरी ओर मां हंसते हुए बोली, अरे बेटा, तेरी बातें सुनकर तो लगता है कि अब तू हमें भूल जाएगी। सास ससुर का इतना प्यार मिल रहा है तुझे, हमें तो अब तू याद ही नहीं करेगी। सोनम ठिठक गई और तुरंत बोल पड़ी, मां, आप ऐसा क्यों सोचती हो? आप मेरे लिए भगवान हो, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। मां ने आह भरते हुए मजाक में ही कहा, बेटी, ये कहने की बातें हैं। एक बार कन्यादान हो गया तो लड़की पराई हो जाती है, फिर तो ससुराल ही उसका असली घर हो जाता है। तेरी शालिनी भाभी को ही देख ले, अब हम ही उसके मां बाप हैं। यह सुनकर सोनम की आंखें भर आईं। मां, आप तो जानती हो, मेरे दिल में आप लोगों की जगह कोई नहीं ले सकता। आप सब मेरे लिए हमेशा रहोगे, चाहे मैं कहीं भी रहूं। फोन कटने के बाद मां की बातें सोनम के दिल में गहरे तक उतर गईं। क्या सचमुच एक बेटी अपने मायके से पराई हो जाती है? क्या कन्यादान के साथ उसका हक मां बाप पर से खत्म हो जाता है? लेकिन अगले ही पल उसने सासू मां की हंसती हुई आवाज सुनी, बेटी आ, तेरी पसंद की डिश बनाते हैं। सोनम ने मुस्कुराकर आंसू पोंछ लिए। उसे एहसास हुआ कि सच में ससुराल में उसे बेटी की तरह अपनाया गया है। अब ऐसे ही वक्त आगे गुजर रहा था। ऐसे ही कई बार सोनम मायके गई, कभी होली पर, कभी भतीजे के मुंडन में, पापा के जन्मदिन पर, भैया भाभी की एनिवर्सरी पर। लेकिन वह ज्यादा दिन नहीं रहती, सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही जाती और आ जाती। ऐसे ही आदित्य के चाचा चाची, बड़े पापा, उनकी फैमिली भी हमेशा आती रहती। घर का माहौल उस दिन बेहद रौनक से भर गया था। आदित्य के बड़े पापा, बड़ी मम्मी, उनके बेटे, बहू और पोते सब छुट्टियां बिताने आए हुए थे। आंगन में बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी और ड्राइंग रूम में बड़े बुजुर्ग पुरानी यादों का सिलसिला छेड़े बैठे थे। सोनम किचन में नौकरानी के साथ मिलकर काम संभाल रही थी। वह थालियों में कभी सलाद सजा रही थी तो कभी सब्जी का स्वाद चख कर देखती कि नमक कम तो नहीं। सास ने कई बार टोका, बहू, तू क्यों इतना काम कर रही है? वो है ना, उसको करने दे, तू यहां बाहर आ जा। सोनम हंसते हुए बोली, अरे माँ जी, काम करने में मुझे मजा आता है, और फिर सब घर वाले आए हैं, मैं भी चाहती हूं कि उनके सामने मेरे हाथ का स्वाद जाए। सास मुस्कुरा दी और आशीर्वाद भरे स्वर में बोली, बेटी, ऐसे ही सबको अपना बना लेगी तू। खाना निपटते निपटते काफी देर हो गई। मेहमान सब आराम कर रहे थे। इसी बीच बड़े पापा की बहू मंजू धीरे धीरे सोनम के कमरे में आ गई। मंजू की उम्र लगभग सोनम से 10 साल बड़ी रही होगी। परिवार में उसका भी अच्छा दबदबा था। मंजू भाभी मुस्कुराते हुए चारपाई पर बैठकर बोली, बहुत काम कर लिया तूने सोनम, अब थोड़ा बैठ भी जा, मैं देख रही हूं सब थालियां तू ही संभाल रही थी। सोनम चुनरी संभालते हुए बोली, अरे भाभी, सब लोग इतने दूर से आए हैं, मैं अगर उनकी खातिरदारी ना करूं तो क्या फायदा? वैसे भी माँ जी साथ देती हैं, नौकरानी भी है, थकान कहां लगती है? मंजू गंभीर होकर बोली, देख, काम करना बुरा नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक सलाह दूं। बहू अगर ज्यादा मेहनत करे तो सब सराहते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह जिम्मेदारी समझकर लोग उसी से उम्मीद रखने लगते हैं। फिर चाहे हालात कुछ भी हों, बहू को ही सबका बोझ उठाना पड़ता है। सोनम उसकी बात सुनकर थोड़ी चुप हो गई। उससे पहली बार किसी ने इतने सीधे शब्दों में अनुभव साझा किया था। पर भाभी, यहां तो सब बहुत अच्छे हैं। माँ जी तो मुझे बेटी की तरह रखती हैं, पिताजी भी हर बात में मेरा ख्याल रखते हैं, आदित्य तो मुझे इतना प्यार करता है कि कभी अकेलापन नहीं लगता। सोनम बोली। मंजू हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, अभी सब नया है, सब बहुत अच्छा लगेगा, और सच कहूं तो तेरे ससुराल वाले सचमुच अच्छे हैं, लेकिन बहू का असली इम्तिहान वक्त आने पर ही होता है। जब हालात बदलते हैं ना, तब असली परख होती है। सोनम की आंखों में हल्की जिज्ञासा उतर गई। मतलब भाभी, मतलब ये कि तू चाहे मायके जाए या ना जाए, चाहे कितनी भी खुशियां ला दे,
समाज और रिश्तेदारों की नजर हमेशा बहू पर ही रहती है। जरा सी चूक हुई नहीं कि उंगलियां उठने लगती हैं। बस मेरी यही सलाह है, खुद को हमेशा मजबूत रखना, ताकि अगर कभी हालात बदले तो तू डगमगाए नहीं। सोनम कुछ देर तक चुप रही। अब इसी बातचीत के दौरान ही मंजू भाभी ने एक बात कह दी, जिसे सुनकर सोनम परेशान हो गई। दरअसल मंजू भाभी ने कहा, देखो ना, रिश्ता तो ऊपर से ही तय होकर आता है। जोड़ी जिसे बननी होती है वही बनती है, लेकिन कई बार बीच में गलत जोड़ियों में इंसान फंस जाता है और दुखी हो जाता है। तुमने देखा होगा सोनम, किसी की सगाई टूट जाती है, किसी की शादी कार्ड छपने के बाद भी रुक जाती है। सोनम चुपचाप सुनती रही। उसे लगा भाभी कोई आम किस्सा सुना रही होंगी, लेकिन अगले ही पल मंजू के मुंह से निकले शब्दों ने उसके होश उड़ा दिए। अब मैं दूसरों की क्या बात करूं, तुम्हारे पति की ही बात करती हूं। 1-1.5 साल पहले ही आदित्य की शादी भी तो होने से टूट गई थी। शादी के कार्ड छप चुके थे, हॉल बुक हो चुका था, लेकिन आखिरी समय पर रिश्ता टूटा। सोनम का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसके कानों में गूंजने लगी ये लाइन, आदित्य की शादी भी तो होने से टूट गई थी। 4 साल से वह आदित्य के साथ रिश्ते में थी, तो फिर 1.5 साल पहले यह शादी कैसे होने लगी? किससे? क्यों? उसका दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। उसने हाथों से अपनी चुन्नी कसकर पकड़ ली। फिर तभी सोनम ने सोचा कि शायद घर वालों के कारण बात आगे बढ़ी हुई होगी और आदित्य ही जरूर मुकर गए होंगे इस शादी से। मंजू भाभी की बातें जैसे जैसे खुल रही थीं, वैसे वैसे सोनम के दिल पर चोट गहरी होती जा रही थी। उसने अपने मन का डर दबाकर सीधे पूछ ही लिया, अच्छा भाभी, शादी टूटी क्यों थी? जरूर आदित्य ने ही मना किया होगा ना? मंजू ने हंसते हुए सिर हिलाया। अरे नहीं नहीं, आदित्य तो उस शादी से बहुत खुश था। वह तो लड़की पर जान छिड़कता था। पता है सोनम, आदित्य ने उसे क्या क्या गिफ्ट दिए थे, एक आईफोन और सोने की ब्रेसलेट तक। पर उस लड़की की मति मारी गई थी शायद। शादी से 10 दिन पहले ही उसने शादी करने से इनकार कर दिया। सब तैयारियां धरी की धरी रह गईं। मेहमान लौट गए और सबके चेहरे पर मायूसी छा गई थी। मंजू की बात पूरी होते ही सोनम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में बस यही गूंजता रहा, आदित्य तो उस लड़की पर जान छिड़कता था। उसने आईफोन और ब्रेसलेट तक गिफ्ट किए थे। उसके दिल में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। पिछले 4 साल की सारी यादें एक एक कर आंखों के सामने घूमने लगीं। तो क्या मैं ही धोखे में जी रही थी? जब मैं सोच रही थी कि आदित्य सिर्फ मेरा है, तब वह किसी और से इतना प्यार कर रहा था। सारे मेहमानों के चले जाने के बाद सोनम ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या बात हुई, यानी कि आदित्य उसे धोखा दे रहा था। खैर, रात को जब आदित्य उसके करीब आने लगा तो सोनम गुस्से से दूर खिसक गई, लेकिन आदित्य फिर पास आ गया। उसे लगा कि शायद सोनम मजाक मस्ती कर रही है, लेकिन इस बार सोनम उठ खड़ी हुई और चिल्लाते हुए उसने सारी बातें पूछ डाली। यूं अचानक ये सारी बातें सुनकर आदित्य को धक्का लगा। तुम मुझे धोखा दे रहे थे, यहां तुम्हारी शादी हो रही थी और वहां तुम मुझे झूठे सपने दिखा रहे थे। उसके शब्दों ने कमरे की हवा को जकड़ लिया। आदित्य का चेहरा अचानक बदल गया, पहले हैरानी, फिर झटका और फिर गुस्सा। आदित्य तेज आवाज में चिल्लाया, तुम यह कौन सा बकवास कर रही हो? अच्छा, किसने तुम्हें कहा? तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा देती हो? सोनम ने कहा। मंजू भाभी ने कहा, उन्होंने बताया कि तुम्हारी शादी होने वाली थी, हॉल बुक था, कार्ड छप चुके थे, पर लड़की ने 10 दिन पहले ही मना कर दिया। इसका तो यही मतलब है कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे। आदित्य का चेहरा लाल हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और तेजी से खड़ा होकर कहा, यह सब तुम मंजू भाभी से सुनकर बोल रही हो ना? वे तो हमेशा से ही मेरे घर परिवार में आग लगाना चाहती हैं। उनकी आदत ही है रिश्तों में फूट डालना। तुम ऐसे लोगों की बातों पर क्यों यकीन कर लेती हो? आदित्य का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे, तुम मंजू भाभी की बातों पर मत आओ, तुम कुछ भी नहीं जानती हो। अरे, मंजू भाभी ने तो सबका जीना हराम करके रखा हुआ है।
अब से मैं खुद देखूंगा कि यहां आकर क्या करती हैं वे, और अगर उन्होंने हमारी शांति भंग करनी है तो मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उन्हें भगा दूंगा। सोनम ने उसकी आंखों में ईमानदारी की तलाश की, पर वहां कुछ स्पष्ट नहीं था। वह चाहती थी कि आदित्य सरलता से सच्चाई बताए, पर आदित्य की तेजी और रक्षात्मक रवैया उसे संतुष्ट नहीं कर सका। कमरे में अब भी तनाव की परत थी, लेकिन सोनम के दिल में सवाल दबे रहना असंभव था। उसने धीरे धीरे पर मजबूती से शब्द निकाले, ठीक है आदित्य, गुस्सा मत करो, लेकिन शादी के बाद मुझे बताओ, क्या सच है, क्या झूठ? आदित्य ने एक लंबी सांस ली, जैसे मन के बोझ को उतारने के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। हाँ, सच है, मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन 1 साल पहले नहीं, 4 साल पहले। उस वक्त मैं तुमसे नहीं मिला था सोनम। वो लड़की, उसका किसी और से चक्कर चल रहा था। इसी वजह से उसने शादी से मुंह मोड़ लिया। सोनम एक पल के लिए ठिठकी। उसके चेहरे पर हल्का सा सुकून आया। गुस्से की तीव्रता थोड़ी कम हो गई थी, मगर पूरी तरह शांत नहीं। सोनम ने संभालिया अंदाज में कहा, लेकिन तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्या थी? 4 साल पहले तो तुम बहुत छोटे थे, तभी करियर भी ठीक से शुरू नहीं हुआ होगा। आदित्य ने सिर झुकाकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में थकान झलक रही थी। वो सब मम्मी पापा की जिद थी। उन्हें लगता था कि सब कुछ जल्दी जल्दी निपटा लेना चाहिए। मैंने उनके सामने ज्यादा तर्क नहीं किया, पर जब वह रिश्ता टूटा तो मैंने कसम खाई कि अगली बार सिर्फ अपनी पसंद से शादी करूंगा, और तभी मेरी मुलाकात तुमसे हुई। उसके बाद मुझे किसी और की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। सोनम ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसके भीतर जो शक का तूफान उठ रहा था, वह धीरे धीरे शांत होने लगा था। उसने गहरी सांस लेकर आंसू पोंछे। ठीक है, अब समझ में आया, लेकिन आदित्य, तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुम साफ साफ बता देते तो मैं किसी और की बातों पर यकीन नहीं करती। आदित्य उसके करीब आकर उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, शायद मैंने गलती की। मुझे लगा पुरानी बातें बताकर तुम्हें परेशान करूंगा, इसीलिए सब कुछ दफना दिया। मगर अब जब तुम इतना सोचने लगी हो तो वादा करता हूं कि आगे से तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। पुरानी बातों को पीछे छोड़ दो। सोनम, हमारे पास अपना भविष्य है, उसे बिगाड़ने मत दो। सोनम ने उसकी आंखों में देखा। इस बार उसे झूठ का कोई अंश नजर नहीं आया। धीरे धीरे उसका चेहरा नरम पड़ा। ठीक है, मैं भी यह सब भूलने की कोशिश करूंगी, लेकिन याद रखना, अब अगर मुझसे कुछ छिपाया तो मैं माफ कभी नहीं करूंगी। आदित्य ने उसके हाथ कसकर दबाए और कहा, वादा है। कमरे का भारीपन हल्का हो गया। बाहर हवा का झोंका खिड़की से अंदर आया और दोनों के बीच की दूरियां थोड़ी सी मिट गईं। दिन गुजरते गए। शादी की शुरुआती उत्साह और रिश्तेदारों की भीड़भाड़ के बाद अब जीवन अपनी लय पकड़ने लगा था। सोनम धीरे धीरे नए माहौल की आदी हो चुकी थी। ससुराल वालों का अपनापन और आदित्य का अटूट प्यार उसे बहुत सुकून देता, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक कसक बाकी थी। उसका करियर, उसका सपना। एक शाम वह लिविंग रूम में बैठी चाय पी रही थी। तभी उसने हिम्मत करके आदित्य से बात छेड़ दी। आदित्य, मैं सोच रही थी कि अब मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, तो शायद मुझे नौकरी करनी चाहिए। अपने पैरों पर खड़ा होना मुझे अच्छा लगेगा। आदित्य, जो अपने लैपटॉप पर कुछ चेक कर रहा था, उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वह सोनम के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे पगली, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें किस चीज की कमी है? सोनम ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद आदित्य उसका समर्थन करेगा। कमी की बात नहीं है आदित्य, बस अपने सपनों को जीना चाहती हूं। मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, अगर घर पर ही बैठ जाऊं तो डिग्री लेने का क्या फायदा? आदित्य ने उसके चेहरे की गंभीरता देखी, लेकिन वह उसे और समझाने लगा। सुनो, नौकरी मतलब स्ट्रेस, डेडलाइन, बॉस का दबाव और फिर घर भी देखना पड़ेगा। मुझे यह सब तुम्हारे लिए नहीं चाहिए। तुम मेरी राजकुमारी हो, तुम्हें तो सिर्फ राज करना है। तुम्हारी सारी जरूरतों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहता कि तुम जरा भी परेशान हो। सोनम चुप हो गई। उसका मन समझना चाहता था,
लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। लेकिन आदित्य, मैंने सपने देखे थे कुछ करने के। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा सपना अब मेरी दुनिया बन गया है। सोनम, तुम्हें सिर्फ खुश रखना ही मेरा काम है। देखो, तुम जो भी चाहोगी मैं दिला कर दूंगा। महंगी साड़ियां, गहने, ट्रिप्स, तुम्हें जिस चीज की भी इच्छा होगी तुम्हारे लिए हाजिर है। पैसे की तो कोई कमी ही नहीं है। सोनम ने मजबूरी में सिर हिलाया। बाहर से वह मुस्कुरा दी, लेकिन भीतर कहीं वह खालीपन महसूस कर रही थी। दिन बीतते गए। आदित्य ने वाकई कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हर महीने कोई न कोई महंगी गिफ्ट उसके हाथ में होती। कभी डायमंड सेट, कभी डिजाइनर ड्रेस, तो कभी विदेश की ट्रिप। लेकिन सोनम के दिल में हर बार वही टीस होती कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। अब तक सोनम पूरी तरह से हाउसवाइफ बन चुकी थी। वह घर का ध्यान रखती, सास ससुर की सेवा करती, रिश्तेदारों के बीच घुल मिल जाती। सब कुछ परफेक्ट था। उस सुबह की धूप पर्दे से छनकर कमरे में फैल रही थी, लेकिन सोनम उस रोशनी को महसूस करने के मूड में नहीं थी। उसके चेहरे पर थकान थी और बदन कुछ भारी सा लग रहा था। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, सासू मां ने तुरंत रोक दिया। अरे बेटा, जरा भी मत उठना। डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन माओं का अनुभव कहता है कि आज तुम्हें पूरा आराम चाहिए। जो भी चाहिए मुझे या नौकरानी को आवाज दे देना, समझी बहू? सोनम पलंग पर लेटी लेटी ही उनकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में कृतज्ञता और स्नेह दोनों थे। मां, आप कितना ध्यान रखती हैं मेरा। कभी कभी तो लगता है जैसे मैं अपने ही घर में हूं। सासू मां कम, असली मां ज्यादा लगती हैं आप। सास मुस्कुरा दी और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे पगली, बेटी बनकर आई हो, बेटी ही रहोगी। बहू बहू कहने वाले और घर का माहौल बिगाड़ने वाले बहुत देखे हैं मैंने, और वे तो खुद दुखी रहते हैं, बहू का भी जीना हराम कर देते हैं। मैंने तो पहले ही ठान लिया था कि अपने घर में कभी ऐसा माहौल नहीं बनने दूंगी। बेटा, घर प्यार से ही बचता है, झगड़ों से नहीं। सोनम की आंखों में नमी आ गई। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, सचमुच मैं कितनी भाग्यशाली हूं। आज के जमाने में जहां हर घर में कला है, छोटी छोटी सी बात पर रिश्ते टूट जाते हैं, वहां मुझे ऐसा ससुराल मिला है जहां प्यार और अपनापन ही सब कुछ है। मैं सच में आपकी आभारी हूं। इसी बीच नौकरानी पानी का गिलास लेकर आई। सास ने खुद गिलास पकड़कर सोनम को दिया। लो बेटा, पानी पी लो और फिर आराम करो। खाना मैं खुद बनाऊंगी, तुम्हें बस चैन से सोना है। सोनम मुस्कुरा दी और सहलाया। कमरे का माहौल जैसे ममता और अपनत्व से भर गया। दोपहर का समय था। कमरे में हल्की हल्की ठंडी हवा खिड़की से आ रही थी। दवाई का असर था, इसीलिए सोनम गहरी नींद में थी। करीब 4 बजते ही उसकी आंख खुल गई। बदन अब पहले से हल्का लग रहा था, लेकिन मुंह का स्वाद फीका सा था। सोनम अपने आप से बुदबुदाते हुए बोली, उफ, कितना बेस्वाद लग रहा है। काश अभी एकदम कड़क अदरक वाली चाय मिल जाए, तभी तो जान में जान आए। उसने सोचा, सासू मां को तकलीफ देने की बजाय खुद ही चाय बना लेती हूं। धीरे धीरे वह बिस्तर से उठी और सीढ़ियां उतरने लगी। कदम अभी थोड़े भारी थे, लेकिन दिल में सिर्फ चाय का ख्याल था। जैसे ही वह हॉल के पास पहुंची, नीचे से धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, शायद सास ससुर आपस में बातें कर रहे हैं। पहले तो वह आगे बढ़ी, लेकिन अगले ही पल थक गई। उनके शब्दों ने उसे रोक लिया। सास फिक्रमंद होकर बोली, मुझे तो डर है कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। अब तो आदित्य पर विश्वास ही नहीं रहा। पता नहीं कहां किस पर उसका मन पड़ जाए। सोनम के कान खड़े हो गए। उसका दिल एक पल को जोर से धड़क उठा। फिर ससुर जी की भारी मगर गंभीर आवाज गूंज उठी, हां जी, मुझे भी डर लगता है, कहीं फिर से रिश्ता ना टूट जाए उसकी हरकतों की वजह से। बहू तो हमारी इतनी अच्छी है, लेकिन बेटा। कुछ पल का सन्नाटा रहा, फिर उनकी आवाज और भी गंभीर हो गई। लेकिन सुरभि, इस बार सुन लो, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं उसे अपने व्यापार संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। यह आखिरी बार सह रहा हूं उसकी अय्याशियां। सोनम की सांसें जैसे थम सी गईं। पैर सीढ़ियों पर जमे रह गए। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने जमीन खींच ली हो उसके नीचे से। अय्याशियां, आदित्य, ये क्या कह रहे हैं मम्मी पापा?
क्या वाकई इनके डर के पीछे कोई सच्चाई है? क्या मुझे अब तक सिर्फ दिखावा दिखाया गया है? उसका दिल बैठने लगा। अचानक अदरक की चाय का ख्याल कहीं गुम हो गया। चुपचाप वह वापस मुड़ गई, सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ी और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। बिस्तर पर बैठते ही उसके भीतर सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। यह कैसा सच है जो मुझे नहीं पता? सब लोग डरे हुए क्यों हैं? मम्मी पापा आदित्य की आदतों से इतने परेशान क्यों हैं? अगर ये सब सच है तो मेरी शादी, मेरा भविष्य, क्या सब खतरे में है? उसकी आंखें भीगने लगीं, लेकिन उसने तकिए में मुंह छिपाकर आंसुओं को दबा लिया। नहीं, अभी मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। मैं किसी से सवाल भी नहीं कर सकती। मुझे इंतजार करना होगा, सही वक्त आने तक। वह चुपचाप लेटी रही। मन में अजीब सी बेचैनी और डर ने घेर लिया था। उसके चेहरे पर अब वह मासूम सुकून नहीं था, बल्कि अनजाने डर की छाया गहरी होती जा रही थी। अब से सोनम का ध्यान और भी गहरा हो गया था। जब भी आदित्य सामने होता, वह अनजाने ही उसकी हर हरकत पर नजर डालने लगती, जैसे उसकी हंसी में, उसके फोन पर बात करने के ढंग में, दोस्तों के साथ मिलने जुलने में, यहां तक कि उसके ऑफिस जाने और लौटने के समय में भी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आदित्य का व्यवहार उसे इतना अच्छा था कि सोनम को कई बार अपने मन के सारे संदेह बेवजह लगने लगते। एक शाम की बात है, ड्राइंग रूम में दोनों साथ बैठे थे। टीवी पर कोई हल्की फुल्की फिल्म चल रही थी। आदित्य अचानक सोनम की तरफ झुककर बोला, अरे मैडम, कब तक ऐसे गंभीर चेहरा बनाए रहोगी? थोड़ी हंसी ठिठोली भी कर लिया करो। तुम तो मेरी जिंदगी की रौनक हो। सोनम ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन भीतर से उसका मन गहरे संदेह से भरा हुआ था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, आदित्य, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? आदित्य चौंकते हुए हंसकर बोला, अरे, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम कुछ भी पूछ सकती हो। बताओ, क्या है तुम्हारे दिल में? सोनम उसकी आंखों में झांकने लगी, जैसे सच खोज रही हो। तुम्हारे मम्मी पापा कभी कभी तुम्हारी आदतों की शिकायत करते हैं। मुझे समझ नहीं आता, आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है, जबकि मैं तो देख रही हूं तुम कितने अच्छे हो, कितना ख्याल रखते हो मेरा। आदित्य ने एक पल को गहरी सांस ली, फिर जोर से हंस पड़ा। अरे पगली, मां बाप को अपने बच्चों से हमेशा शिकायत रहती है। हम बड़े भी हो जाएं, कमाने लगे, घर संभाले, फिर भी उन्हें हमारे हर फैसले गलत ही लगते हैं। यह तो पीढ़ियों से चला आ रहा है। तुम भी देखना, जब हमारे बच्चे होंगे तुम भी उन्हें लेकर यही कहोगी। सोनम चुप हो गई। आदित्य का जवाब सुनकर उसका मन हल्का हुआ। उस रविवार की सुबह सोनम किचन में नाश्ता बना रही थी। आदित्य अपने मोबाइल पर किसी से तेज तेज हंसते हुए बात कर रहा था। सोनम चुपचाप आकर उसकी बात सुनने की कोशिश करने लगी। आदित्य फोन पर ही बोल रहा था, अरे यार, वो तो मजाक था। हाँ, शाम को मिलते हैं, सब सेट है, चिंता मत कर। जैसे ही उसने सोनम को देखा, तुरंत फोन काट दिया। सोनम हल्के शक से पूछी, किससे बात कर रहे थे? आदित्य बिल्कुल सहज बनते हुए बोला, अरे, कॉलेज का पुराना दोस्त था। ऑफिस की पार्टी का प्लान बना रहे हैं, तुम फिक्र मत करो, सब नॉर्मल है। और वह मुस्कुराकर सोनम के पास आया, उसके गालों पर हल्की सी चुटकी ली और बोला, अब जल्दी से नाश्ता खिलाओ, वरना भूख से मर जाऊंगा। सोनम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सोचा, शायद मैं ही बेवजह सोच रही हूं। आदित्य का बर्ताव इतना अच्छा है, वो इतना प्यार करता है मुझसे। अब धीरे धीरे 2 साल का समय गुजर चुका था। आदित्य का काम अब और ज्यादा बढ़ गया था। वह दिन रात मेहनत करता, कभी कभी कई दिनों के लिए बाहर शहरों में चला जाता। सोनम पूरी तरह घर संभालने वाली गृहस्थी में रुतबेदार बन चुकी थी। ससुर जी अब ज्यादातर घर पर ही रहते, लेकिन व्यवसाय की खबरें रखते हुए कभी कभी आदित्य के फैसलों पर निशाना साध देते। एक दिन शाम को आदित्य वापस घर लौटा। सोनम ने उसे देखते ही सवाल कर दिया, आदित्य, एक बात बताओ, तुम इतने झगड़ालू क्यों हो? पापा तो कहते हैं कि जाना जरूरी नहीं है, फिर भी तुम क्यों अपना मन जिद पर रखते हो? आदित्य ने मुस्कान के साथ सोनम की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिड़चिड़ाहट भी थी। सोनम, तुम कुछ भी नहीं समझती। पापा कभी कभी सिया जाते हैं। वे अपने पुराने अनुभव और पुराने तरीकों पर इतना भरोसा करते हैं कि नई सोच को स्वीकार ही नहीं करते।
लेकिन अब मैं मालिक हूं। अब मैं जानता हूं कि सही क्या है और गलत क्या। सोनम ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा, लेकिन क्या तुम्हें पापा की बात मान लेना बेहतर नहीं लगता? आखिर वे अनुभव वाले हैं, तुम्हारे भले के लिए। आदित्य ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। सुनो सोनम, मैं तुम्हें सब बताता हूं। पापा का अनुभव बहुत है, लेकिन हर चीज बदल गई है। अब जो निर्णय लेने हैं उन्हें मैं सही तरीके से लूंगा। और हां, मैं जानता हूं कि तुम्हारा भरोसा मुझ पर है, इसीलिए तुम चिंता मत करो। तुम्हें कभी कुछ महसूस नहीं होने दूंगा। सोनम ने उसकी बातों को सुनकर मन ही मन राहत की सांस ली, लेकिन उसकी निगाहें अब भी हल्की सी चिंता और सवाल में डूबी रहीं। कुछ दिन बाद आदित्य फिर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। सोनम ने कहा, आदित्य, तुम इस बार भी बिना पापा की राय लिए बाहर जा रहे हो। क्या सच में यह काम इतना जरूरी है? आदित्य थोड़ी गंभीरता के साथ बोला, सोनम, जरूरी है। और पापा जब घर पर बैठते हैं तो हमेशा मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब मैं अपना निर्णय खुद लेता हूं। घर और व्यापार दोनों संभालना है, इसीलिए मैं कभी कभी उनसे अलग रास्ता चुनता हूं। समझ रही हो? सोनम ने हल्की सी हां में सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन डर लगता है कि कहीं तुम्हें नुकसान ना हो जाए। आदित्य ने कहा, डरा मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए सोचता हूं। और हां, घर की हर चीज तुम्हारे लिए सुरक्षित रहेगी। इस बीच घर का माहौल भी बदलने लगा था। आदित्य की मेहनत और दबदबा साफ दिखाई देने लगा था। पापा कभी कभी झगड़ देते थे, लेकिन सोनम को अब समझ में आने लगा कि यह झगड़ा प्यार और चिंता की अलग भाषा है। अब सोनम देख रही थी कि आदित्य का स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया है, जबकि वह हमेशा उससे हंसकर बात करता और प्यारे प्यारे सरप्राइज देता, अब बिल्कुल सामान्य हो गया था। यूं ही 2 महीने और बीत गए और एक जबरदस्त विस्फोट हो गया सोनम की जिंदगी में। अब सब कुछ सामने आ गया। एक रात आदित्य काफी देर से लौटा। यह क्या? आदित्य ने शराब पी रखी थी। बिस्तर पर बैठते ही वह कह पड़ा, सोनम, मैं तलाक चाहता हूं। मैं किसी और से प्यार करने लगा हूं, और वह लड़की, वह गर्भवती है। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें घाटे में नहीं रखूंगा। तलाक के बाद बहुत सारा पैसा दूंगा। बस यही चाहता हूं कि तुम सीधे तरीके से तलाक दे दो। सोनम की दुनिया तो जैसे ठहर गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, यह असंभव है। पहले तो उसे लगा कि आदित्य उसको रुलाने के लिए प्रैंक कर रहा है, लेकिन आदित्य अपनी घटिया बातों पर टिका रहा। सोनम मन ही मन सोचती रही, यह ऐसा नहीं कर सकता। 4 साल का प्यार, 2.5 साल की शादी, और अब यह धोखा। मैं यह कैसे झेलूंगी? क्या यह वही आदमी है जिसे मैंने अपने जीवन के लिए चुना था? अब सोनम बाथरूम में खड़ी थी। उसका मन, शरीर और आत्मा सब ठंडे बर्फ की तरह जम चुके थे। हाथ पांव सुन्न, दिमाग सुन्न, कहीं भी हिलने डुलने की ताकत नहीं बची थी। उसके कानों में आदित्य की रात की बातें गूंज रही थीं। तलाक चाहता हूं, वह लड़की पेट से है। सोनम खुद से बार बार कह रही थी, नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता, यह सब झूठ है। कैसे ये हो सकता है? लेकिन उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे सच उभर आया। असलियत में आदित्य अय्याश आदमी था। उसका एक नहीं बल्कि 10-10 लड़कियों से सीरियस रिश्ता रहा था, लेकिन उसका दिल एक पर लगकर दूसरी पर चला जाता। सोनम ही पहली लड़की थी जो उसकी पत्नी बनी थी, लेकिन अब वह अपनी सेक्रेटरी के ही चक्कर में पड़ गया था। उसके माता पिता को अपने बेटे के कारनामों और आदतों का पता था, लेकिन जब सोनम बहू बनकर आई तो उन्हें विश्वास था कि अब हमारा बेटा सुधर गया। अब सोनम को सोच सोच कर घिन आने लगी थी। उसने ऐसे इंसान के साथ प्यार किया, ऐसे इंसान को दिल से चाहा। सुबह तो सबके लिए सामान्य थी, लेकिन सोनम की हालत खराब थी। उसने फैसला कर लिया कि वह छोड़ देगी इसे, लेकिन उसे अपने घर वालों की भी फिक्र थी कि अब क्या होगा। मम्मी पापा तो टूट जाएंगे। तभी आदित्य उसके सामने खड़ा हो गया। सोनम ने उसकी आंखों में देखा। आदित्य कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में हिचक, डर और शायद पछतावा भी झलक रहा था। देखो सोनम, अब सारी बातें सामने हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे रिश्ते में रहो जिसमें तुम्हारा पति तुम्हें अब चाहता ही नहीं है। समझ रही हो ना? सोनम कुछ कह नहीं पा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था
और हाथ पांव सुन्न भी हो चुके थे। आदित्य ने आगे कहा, मैं भले ही तुमसे अलग होना चाहता हूं, लेकिन मैं कोई बोझ नहीं रखना चाहता। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। शादी के छड़े सारे गहने तुम ही रख लो, और कुछ चाहिए तो बेझिझक बता देना। सोनम के होंठ हिलने लगे, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। उसके अंदर गुस्सा, दुख और धोखे की भावना एक साथ उठ रही थी। वह सोच रही थी, यह आदमी जिसे मैं अपना सब कुछ मानती थी, अब मुझे छोड़कर जाने के लिए तैयार है। सोनम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने आव दिखाना ताव झन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारते हुए बोली, अब बस ढोंग रचना बंद करो। क्या दिखाना चाह रहे हो कि तुम कितने महान और उदार हो? तुम क्या कर रही हो सोनम? वह धीरे से बोला, जैसे डर और अफसोस उसके शब्दों में मिल रहे हों। सोनम का स्वर और भी कड़ा हो गया। तो अब तुम्हारा दिल किसी और पर आ गया और हमारे इस रिश्ते की तिलांजलि दे रहे हो। लेकिन तुम्हारा दिल तो कितना अच्छा है ना। पत्नी को जीवन में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए उसकी जरूरत का ध्यान रखने का परपंच रच रहे हो, ताकि मैं कोई झंझट न करूं। आदित्य कुछ बोल ही रहा था कि सोनम ने उसे रोकते हुए कहा, अरे मैं थूकती हूं तुम पर, तुमसे जुड़ी हर चीज पर, तुम्हारी धन संपत्ति पर। अब जल्द से जल्द तलाक की प्रक्रिया करो। मैं कागजात पर साइन कर दूंगी। ये सब अपने पास ही रखो। हो सकता है आगे चलकर अपनी नई पत्नी को ऑफर करना पड़े। सच ये है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। आदित्य ने नजरें झुका ली। सोनम, मैं कभी तुम्हें जख्म नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में अब और कुछ देखना चाहता हूं। मुझे अफसोस है, सोनम के अंदर अब पहले जैसी मासूमियत नहीं रही। ठीक है, मैं अब अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लूंगी। तुम रहो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते पर। अब तलाक हो जाने के बाद सोनम घर से जाने लगी। वह सिर्फ अपना सामान ही लिए हुए थे जो उसे मायके से मिला हुआ था। सास ससुर उसे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। उनके चेहरे पर अपने कर्मों के फूटने का दर्द साफ झलक रहा था। सोनम को तो सास ससुर पर ही दया आ रही थी। नालायक अय्याश बेटे ने उनकी जिंदगी नरक बना दी है और ना जाने आगे क्या क्या करेगा। तलाक के बाद सोनम अपनी सहेली के घर आ गई। सहेली से उसने पहले ही सारी बातें बता दी थीं और सहेली भी इतनी अच्छी थी कि उसने दिल खोलकर सोनम का स्वागत किया और यह हौसला भी दिलाया कि जब तक उसका कुछ नहीं बन पाता वह यहीं रहेगी। वैसे भी उसका पति मर्चेंट नेवी में है, जो कि महीनों महीने बाहर ही रहता है, इसलिए उसका भी अकेलापन दूर हो जाएगा। सोनम ने पहली बार महसूस किया कि किसी ने उसे बिना सवाल किए, बिना आलोचना किए अपनाया है। उसकी हिम्मत और भी बढ़ गई। उसने मन ही मन ठान लिया, अब वह अपने आत्मसम्मान और जीवन के लिए लड़ेगी। हालांकि तलाक की खबर उसके घर वालों से छिपी नहीं रह सकती थी। वह जानती थी कि एक दिन यह सच सामने आ जाएगा, लेकिन उसने सोचा, जब तक बात ढकी छिपी है तब तक ढकी छिपी ही रहे। अब समय है खुद को संवारने का, अपनी ताकत को पहचानने का। सोनम ने अपने कमरे का जायजा लिया। सहेली ने उसके लिए एक कोना सजाया था, एक आरामदायक बिस्तर, किताबों की अलमारी और एक छोटी सी मेज। उस शाम दोनों ने चाय के साथ लंबी बातचीत की। सहेली ने जीवन के संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी सुनाई और सोनम ने महसूस किया कि अब वह फ्री है। सोनम ने सहेली के घर से अपने नए जीवन की शुरुआत की। पहले तो उसने अपनी भावनाओं को संभाला, लेकिन अब समय आ गया था कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो। हर सुबह वह उठती, तैयार होती और जॉब के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजती। उसके पास डिग्री थी और पढ़ाई में जो मेहनत उसने सालों तक की थी, उसका नतीजा अब सामने आने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी का पहला दिन उसके लिए उत्साह और डर दोनों से भरा था। सहेली ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, सोनम, याद रखना, अब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। नौकरी के साथ साथ आत्मसम्मान और आजादी भी तुम्हारे हाथ में है। पहली तनख्वाह हाथ में आते ही सोनम ने ठान लिया कि अब सहेली के घर पर रहना सही नहीं रहेगा। उसने सहेली से कहा, देखो, तुमने मुझे यहां तक संभाला, अब मैं अपने दम पर जीना चाहती हूं। अब सोनम सहेली के घर के ही किराए वाले हिस्से में रहने लगी, जो कि कब से खाली पड़ा था
और अब किराया भी देने लगी। सोनम अब पूरी तरह से अपने नए जीवन में ढल चुकी थी। सुबह सुबह उठकर तैयार होना, ऑफिस जाना, काम में ध्यान लगाना, सब कुछ अब उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। माँ का फोन आता तो वह मुस्कुराते हुए कह देती, माँ मैं ठीक हूं, चिंता मत करो, सब कुछ संभाल रही हूं। माँ की आवाज में हल्की राहत सुनकर सोनम भी शांत हो जाती। अब उसके माता पिता अक्सर गांव में रहते थे क्योंकि पिता का रिटायरमेंट हो चुका था। ऑफिस में सोनम ने खुद को साबित करना शुरू किया। हर काम में वह पूरी मेहनत और लगन दिखा रही थी। सहकर्मी उसकी जिम्मेदारी और समर्पण देखकर तारीफ करते हैं। सोनम तो सच में इस टीम की रीढ़ बन गई है। तुम्हारे बिना यह काम नहीं चल सकता, कोई कहता। सोनम मुस्कुराते हुए जवाब देती, बस मैं अपना काम ध्यान से करती हूं और हां, जो भी काम मिले उसे पूरे ईमानदारी से करना ही मेरा फर्ज है। सोनम के माता पिता और भैया को भी कोई शक नहीं हुआ कि वह तलाक और धोखे से गुजर रही है। आज सोनम ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठकर काम में व्यस्त थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें टिकाए रिपोर्ट तैयार कर रही थी कि अचानक उसकी नजर सामने टहल रही किसी महिला पर पड़ी। सोनम की धड़कन तेज हो गई। उसके सामने निहारिका जी खड़ी थीं। निहारिका जी को देखते ही सोनम पहचान गई क्योंकि निहारिका उसके पिता के ऑफिस की पुरानी मित्र थीं। लेकिन निहारिका जी थोड़ी कंफ्यूज थीं क्योंकि उनको भी लग रहा था कि वे उसे जानती हैं। दरअसल यह निहारिका जी का ही ऑफिस था। उन्होंने बड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया था, लेकिन आज तक वे अकेली ही थीं। 63 की उम्र थी उनकी। शादी उन्होंने नहीं की थी। आखिरकार निहारिका जी ने एक दिन सोनम को अपने केबिन में बुला लिया। सोनम थोड़ी नर्वस थी, कदम धीमे थे, हाथ हल्के कांप रहे थे। निहारिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम रोशन लाल जी की बेटी हो? मैंने तुम्हें पहले दिन ही पहचान लिया था, लेकिन एक बात बताओ, तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? सोनम ने आंखें झुका लीं और धीरे धीरे कहा, निहारिका जी, आप बहुत समझदार और अनुभव वाली हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी को हमारे परिवार की बातें परेशान करें। मेरे पिताजी अब गांव में रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि उन्हें किसी तरह का झटका लगे। निहारिका जी ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उनकी आवाज में गंभीरता थी। बेटा, मैं तुम्हारा डर समझती हूं, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है जो छुपाई नहीं जा सकती। तुम्हारे लिए जो सही है वही करना होगा। कह दो, अब मुझे तुम्हारा सब दुख दर्द सुनाओ। सोनम ने धीरे धीरे अपना सारा दुख दर्द और आदित्य के धोखे की कहानी निहारिका जी को बता दी। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज स्थिर थी। लेकिन उसने एक वादा भी लिया कि वह पापा से कुछ न बताएं। लेकिन निहारिका जी ने वादा नहीं निभाया क्योंकि उनको यह सब बातें सही नहीं लगीं और उन्होंने रोशन लाल जी से सारी बातें बता दी। अब रोशन लाल जी पत्नी संग भागे भागे गांव से लौट आए कि उनकी बेटी ने अपने आगे किसी को कुछ समझा ही नहीं। सोनम अब अपने माता पिता के घर रह रही थी। घर का माहौल कुछ भारी सा था। सभी परिवार वाले उसके फैसले से नाराज थे। रोशन लाल जी ने गहरी आवाज में कहा, सोनम, तुम अपनों के होते हुए भी बेगानों की तरह क्यों जी रहे थे? क्या हम तुम्हारे लिए सहारा नहीं बन सकते थे? सोनम ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मम्मी पापा, मुझे माफ कर दो। मैं केवल यही चाहती थी कि अपने दर्द और संघर्ष का सामना खुद करूं। मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना था। मैं जानती हूं आपको मेरी चिंता है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में सही निर्णय लेना चाहती थी। आलोक भैया, जो पहले से ही गुस्से में थे, अचानक उठ खड़े हुए और बोले, मैं इस आदित्य को सबक सिखाऊंगा जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। सोनम ने उन्हें हल्के हाथ से रोकते हुए कहा, भैया कृपया ऐसा मत करो, समय ही उसे सबक सिखाएगा। अब हमें जरूरत है समझदारी की। गुस्से से कुछ हल नहीं होगा। मैं अपने कदम खुद संभाल लूंगी। आलोक भैया की आंखों में अभी भी गुस्सा था, लेकिन उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ठीक है सोनम, लेकिन याद रखना, अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब धीरे धीरे सब कुछ आगे बढ़ रहा था। सोनम निहारिका जी के ऑफिस में काम करते करते उनके बहुत करीब आ गई थी। अब तो उनके घर भी आने जाने लगी थी। कभी कभी तो निहारिका जी उसे अपने घर पर ही रोक लेती। निहारिका जी अब सोनम को अपनी पुत्री ही मानने लगी थी।
अधिकतर कंपनी के मामलों में वे उससे ही डिस्कस करती थीं। सोनम ने भी उन्हें निराश नहीं किया और पूरी मेहनत लगन से सारी जिम्मेदारी निभा रही थी। एक दिन सोनम ने ऑफिस में देखा कि निहारिका जी के छोटे भाई अर्जुन लंदन से लौट आए थे। उनके आने की वजह यह थी कि वह अब अपनी दीदी की कंपनी संभालेंगे और कंपनी के उत्तराधिकारी भी वही होंगे। सोनम को ताज्जुब हुआ कि दोनों की उम्र में इतना फासला क्यों है। अगर देखा जाए तो दोनों मां बेटे की उम्र के हैं, लेकिन असल में वे भाई बहन थे। फिर उसे पता चला कि निहारिका के पिता ने दूसरी शादी की थी और अर्जुन उनके सौतेले भाई हैं। सोनम अब ऑफिस में और भी अधिक जिम्मेदार हो गई थी। अर्जुन के आने के बाद भी वह अपना काम लगन से करती और निहारिका जी के साथ कंपनी के बड़े बड़े निर्णयों में भाग लेती। दोनों के बीच न केवल व्यावसायिक बल्कि भावनात्मक नजदीकी भी बढ़ गई थी। एक दिन अर्जुन ने सोनम से चुपके से कहा, दीदी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। मुझे उम्मीद है कि हम साथ मिलकर कंपनी को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सोनम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगी। उनके भरोसे पर खरा उतरना ही मेरी प्राथमिकता है। खैर, अब निहारिका रिटायरमेंट लेने की सोच रही थी, वहीं अर्जुन अब नई जिम्मेदारी निभा रहा था। अब तो अर्जुन और सोनम भी करीब आ चुके थे। एक दिन कंपनी में कई सारी पोस्ट की वैकेंसी निकली। नए कैंडिडेट्स के इंटरव्यू के लिए सोनम और अर्जुन दोनों तैयार थे। अर्जुन ने सोनम से कहा, सोनम, आज यह इंटरव्यू हमारे लिए बहुत अहम है। हर कैंडिडेट की क्षमता ठीक से जांचनी होगी। सोनम ने सिर हिलाते हुए कहा, हां अर्जुन, मैं पूरी तैयारी कर चुकी हूं। हर कैंडिडेट की दक्षता और अनुभव पर ध्यान दूंगी। धीरे धीरे कैंडिडेट आने लगे। सोनम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कैंडिडेट की फाइल्स चेक कर रही थी और उनका पहला इंप्रेशन ले रही थी। लेकिन एक नाम देखकर सोनम चौंक गई। अपनी शंका को दूर करने के लिए उसने चुपके से कैंडिडेट के चेहरे देखे और तभी आदित्य का चेहरा देखकर सोनम बुरी तरह चौंक गई। यह कैसे हो सकता है? यह इंसान जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। सोनम ने तुरंत निर्णय लिया। उसने अर्जुन से कहा, इस कैंडिडेट का इंटरव्यू मत लो। अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा, सोनम, तुम क्यों? क्या कोई परेशानी है? तब सोनम ने बताया कि यह आदित्य है। अर्जुन तो सब कुछ पहले से ही जानता था, इसलिए परिस्थिति को समझते हुए सिर हिलाया। ठीक है सोनम, तुम्हारी भावनाओं को मैं समझता हूं। बाकी कैंडिडेट से इंटरव्यू शुरू करो, हम इसे आने नहीं देंगे। लेकिन जब सोनम शाम को कॉफी ब्रेक में नीचे आई तो सामने आदित्य को देखकर चौंक गई, क्योंकि अब तक तो उसको चली जाना चाहिए था। तभी आदित्य घबरा कर बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या तुम भी यही नौकरी करती हो? आदित्य एकदम मीठा बोल रहा था, अरे मुझे तो लगा था कि तुम चले गए होंगे। मैंने तुम्हें इंटरव्यू देने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया। अब तुम जा सकते हो। लेकिन आदित्य को इन बातों की फिक्र ही नहीं थी। उसे तो सोनम का चेहरा देखकर खुशी हुई। सोनम, मुझे तुम माफ कर सकती हो? मेरी मां की खातिर। उनसे तो तुम्हारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी ना। देखो, पिछली बातों को भूल जाओ। मैं बहुत परेशानी में हूं। मैंने सब कुछ खो दिया। उस लड़की ने हमें तबाह कर दिया। उसने हमें खोखला कर दिया। सब कुछ हड़प लिया उसने और मेरे बच्चे को लेकर भाग गई। मेरी हरकतों के कारण पापा चल बसे। अब मम्मी ही मेरा सहारा है। मम्मी कहती हैं कि तुम्हारी हाय लग गई है। आज मैं नौकरी ढूंढने को मजबूर हूं। क्या हम फिर साथ रह सकते हैं? नई जिंदगी जी सकते हैं क्या? मैं वादा करता हूं कि कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। सोनम ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, आवाज भी ऊंची नहीं की, बल्कि उसे तो आदित्य की हालत देखकर दया आने लगी। देखो आदित्य, धोखा देकर कोई नहीं जीत सकता। तुम्हें क्या लगा कि तुम जिंदगी भर यही सब करते रहोगे? लेकिन वाह, वक्त ने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया। और किस मिट्टी के बने हो? हां, मुझे ही धोखा देकर फिर से मुझे धोखा देने की साजिश रच रहे हो। मैं सब कुछ भुला चुकी हूं, लेकिन अब तुम तो मुझे अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत मत करना। तब वहां अर्जुन आ गया और वह उसका हाथ हक से पकड़कर बोल पड़ा, सोनम चलो ऊपर। क्या कर रही हो यहां? आदित्य समझ चुका था कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ है।
और वह पछताता सा अकेला खड़ा रह गया। सोनम जहां भूतकाल से निकलकर वर्तमान में जी रही थी, वहीं आदित्य वर्तमान में भूतकाल खोज रहा था। प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आत्मसम्मान, ईमानदारी और समझदारी का होना अत्यंत आवश्यक है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने निर्णय खुद लेने चाहिए और किसी पर निर्भर होकर अपना जीवन नहीं जीना चाहिए। सोनम ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि धोखा, विश्वासघात और झूठ कभी भी स्थायी नहीं रहते। सही समय पर अपने आत्मसम्मान के लिए कदम उठाना ही मनुष्य की असली ताकत है। हमें यह भी सीख मिलती है कि सच्चे रिश्ते केवल प्यार और अपनापन पर टिके होते हैं, न कि दिखावे और बाहरी दिखावे पर। आदित्य जैसे लोग जो केवल स्वार्थ और छल पर आधारित होते हैं, अंततः अपने कर्मों का परिणाम भुगतते हैं। वहीं सोनम जैसी आत्मनिर्भर और साहसी महिला की जीत निश्चित होती है। कहानी यह भी समझाती है कि संघर्ष और मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, पर सही मार्गदर्शन और सही सोच से हर समस्या का समाधान संभव है। दोस्तों और परिवार का साथ, सलाह और अनुभव भी महत्वपूर्ण हैं, पर अंतिम निर्णय हमेशा स्वयं लेना चाहिए। अंततः कहानी हमें यह संदेश देती है कि सच्चाई, मेहनत और आत्मसम्मान के रास्ते पर चलना ही वास्तविक स्वतंत्रता और सुख की कुंजी है। जीवन में आने वाले धोखे और मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सीख मानकर आगे बढ़ना चाहिए। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।